एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से। और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से। खबरदार रही है फेक न्यूज़ से भी। और इस बार भी मैं बहुत एनर्जी के साथ आई हूँ, और इसलिए क्योंकि इतना सारा प्यार आपने दिया मुझे। पिछली बार कुछ दोस्तों ने तो दिल पे ले लिया, उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं है, हम आपका शो ज़रूर देखते हैं लेकिन अपने टाइम से देखते हैं। पतियों का ये कहना है कि भाई घर में रहते हैं तो बीवी जो है बर्तन भी धुलवाती है, झाड़ू पोछा भी लगवाती है, और भी काम करवाती है, खाना भी बनवाते हैं। और बीवियों का कहना है कि भाई पति घर पे है तो पतियों को संभालो, हमारे लिए अपने लिए बहुत कम टाइम मिलता है, बच्चों को संभालो, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, पति जो है वो ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो जब टाइम मिलता है हम आपका शो देख लेते हैं। और पति कहते हैं ऑफ कोर्स जब भी टाइम मिलता है हम आपका शो ज़रूर देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल द वर्क, कोई मेड नहीं है, कोई कुक नहीं है, तो सारा काम पति पत्नी को ही करना पड़ता है। खैर दैट्स लाइफ, आप क्या कर सकते हो। अब ऐसे मोड़ पे ज़िंदगी ने ला के खड़ा कर दिया तो फाइन, आई थिंक नॉट बैड, पर थैंक यू सो मच। तो आज की जो एनर्जी है वो आपके प्यार की वजह से है, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया है। सब्सक्रिप्शन की सेंचुरी लगने वाली है, थोड़ी देर में डबल सेंचुरी लगेगी, फिर ट्रिपल सेंचुरी लगेगी, और उसके बाद विराट कोहली का भी रिकॉर्ड टूटेगा। विराट कोहली जी तो खेल नहीं पा रहे क्रिकेट अभी लॉकडाउन में, पर हम लोग सेंचुरी पे सेंचुरी बनाएंगे। तो इसी तरह आप प्यार देते रहिए और हम सेंचुरी को बनाते रहेंगे, राइट। आज मैं लूँगी अपने एक दोस्त का जो दर्शक है हमारा और देखते हैं हमारा प्रोग्राम। उन्होंने कहा है कि हमारी बात सरकार तक पहुंचा दीजिए। भाई सरकार तक पहुंचा तो देंगे, पर वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एज अ पत्रकार हमारा फ़र्ज़ है कि आपकी बात हम उन तक पहुंचाएं, और उनसे डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि वो माने। तो लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि एक कोट है जो विंस्टन चर्चिल ने कहा था बहुत साल पहले कि भाई आप देश को क्या दे रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि देश आपको क्या दे रहा है। तो भाई देश को देना हमारा फ़र्ज़ बनता है एज अ सिटीज़न, एज अ नागरिक। हमें पहले ये मेक श्योर करना चाहिए कि क्या हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अभी अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो सारे युवाओं को ये तय करना पड़ेगा कि उनके घर में 1 या 2 ही बच्चे हों, ताकि वो कम खर्चे में अपना घर चला सके, अच्छी उनको परवरिश उनकी कर सके, उनकी पढ़ाई लिखाई कर सके, सो एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो पहले हम अपना फ़र्ज़ निभाएं, फिर हम उम्मीद करें कि सरकार जो है हमारी मदद करे, हमारा सहयोग करे, कुछ पॉलिसीज़ बनाएं। आप अपने आरो चारों लोगों को बताएं, समझाएं कि भाई देखिए पॉपुलेशन अगर कंट्रोल करना है तो ये सिर्फ सरकार की ज़िम्मेदारी ही नहीं है, हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि नहीं। तो सर हमारी ज़िम्मेदारी इसलिए क्योंकि हमें अपने तौर पे, अपने स्तर पे ये तय करना है कि क्या हमारी जो लाइफ है वो अच्छी होने वाली है। और लाइफ तभी अच्छी होगी अगर हमारे घर में कम बच्चे होंगे, 1 या 2। आई थिंक उससे ज़्यादा तो अफोर्ड करना आज के महंगाई के ज़माने में बहुत ही मुश्किल है। सो ये आप तय कर लीजिए, ठीक है। तो आज भी मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ले आई हूँ, बहुत एक्साइटिंग चीज़ें लाई हूँ, बहुत मेहमानों को लेके आई हूँ जो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो इंतज़ार करिए, वेट टिल द एंड तक रहिए, देखिए प्रोग्राम। और कैसा लग रहा है प्रोग्राम ये कमेंट बॉक्स में हर हफ्ते लिखते जाइए। क्या अच्छा नहीं लग रहा है वो भी लिखिए, जो अच्छा लग रहा है वो भी लिखिए, ताकि मैं अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव करती रहूँ, राइट। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छा कुछ नहीं लग रहा है तो मुझे लिखिए ताकि मैं दूसरे एपिसोड में या अगले एपिसोड में उसको ठीक कर सकूँ। तो चले आज फिर हम लेके आए हैं आपके लिए बिग स्टोरी, 5 हॉट न्यूज़, हेल्थ इज़ वेल्थ, मोटिवेशन और एंटरटेनमेंट। तो चले अपने पहले सेक्शन में। Hi, welcome to the first section, that is 5 hot news. पहली हॉट न्यूज़ ऑब्वियसली कोरोना से रिलेटेड है। कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हमारे देश में 3 लाख के ऊपर होने वाली है, और पूरे वर्ल्ड में 76 लाख। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के हिसाब से कोरोना का जो पीक है, कोरोना वायरस का जो पीक है वो जून और जुलाई में होने वाला है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। घर से बाहर बहुत ज़रूरत हो तभी निकलें, और अगर निकलना ही है तो बहुत ही प्रिकॉशन लेके निकलें, जैसे मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ग्लव्स पहन के निकलें,
एट्सेट्रा आपको सब पता ही है। दूसरी हॉट न्यूज़, न्यूजीलैंड बहुत ही खुशनसीब है, कोरोना वायरस फ्री हुआ वो। सो कंग्रेचुलेशंस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और आई होप इंडिया को भी जल्दी ही खुशखबरी मिले, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। Today there are no active cases in New Zealand. We have tested almost 40,000 people for COVID-19 in the past 17 days and none have tested positive. We have had no one in hospital for COVID-19 for 12 days. It's been 40 days since the last case of community transmission, 22 days since that person finished their self-isolation. And so today I can announce that Cabinet has agreed we will now move to level 1 to get our economy fully open again, and we will start almost immediately. We move down to COVID-19 alert level 1 from midnight tonight. What was your immediate reaction when you heard there were no active cases of COVID-19 remaining in New Zealand? I did a little dance. Definitely not. I showed Neve. She was caught a little by surprise, but she joined in, having absolutely no idea why I was dancing around the lounge, but enjoying it nonetheless. थर्ड हॉट न्यूज़, एकता कपूर जो जितेंद्र की सुपुत्री हैं और बहुत सारे फिल्म डायरेक्ट और प्रोड्यूस की है, बहुत सारे सीरियल्स प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है। उन्होंने अभी हाल ही में एक वेब सीरीज़ बनाई जिसमें आर्मी ऑफिसर्स और उनकी फैमिली को बहुत बुरे ढंग से पेश किया उन्होंने, और पूरे देश में इसके ख़िलाफ़ काफ़ी विरोध हो रहा है। उनको शायद वो क्लिप वापस लेनी पड़ी, पर मैं उन सभी लोगों के साथ सहमत हूँ क्योंकि फ़ौजी हमारे देश के रक्षक हैं और आपके भी रक्षक हैं एकता जी। तो प्लीज़ ध्यान रखें, रक्षक को भक्षक बनाने की कोशिश ना करें प्लीज़। चौथी हॉट न्यूज़, इंडो चाइना बॉर्डर पे काफ़ी दिन से गहमा गहमी थी, गर्म जोशी थी और काफ़ी अफवाहें और काफ़ी कुछ चीज़ें सच्ची भी थी, उड़ती भी आ रही थी, लेकिन अब सब कुछ शांत है। सो आई होप इट रिमेन्स लाइक दैट क्योंकि इंडिया नीड्स पीस एंड इवन चाइना नीड्स पीस। तो आई होप चाइना हैज़ लर्न इट्स लेसन एंड दे विल नॉट get into all this kind of trouble again. पांचवी हॉट न्यूज़, US में they are getting prepared for hurricane. So all the best to US. वैसे भी वहाँ बहुत हलबली मची हुई है और they need to be careful. So ये थी इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। अब चले हम दूसरे सेक्शन में। हाय, वेलकम टू आवर सेकंड सेक्शन, आवर बिग स्टोरी। और आज बिग स्टोरी है हमारी पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, इनका डिलेमा। इसमें हम आपसे मिलवाएंगे स्टूडेंट से, टीचर से और पेरेंट्स से। आज के समय में जब स्कूल खुलने का वक्त आ गया है तो किसी को भी पता नहीं है कि स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा। एग्ज़ाम्स जिनके कैंसिल हो गए थे वो एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, और CBSE वालों का भी कोई जवाब नहीं आया क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको लिखा है कि यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा हैं, 1 लाख के ऊपर हो गए महाराष्ट्र में केसेस। तो दे आर वेरी रिलक्टेंट टू कंडक्ट द एग्ज़ाम्स। उनका कहना है कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो क्या कहना है इस पे टीचर्स का, पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का, यही हम जानने की कोशिश करेंगे थ्रू पेरेंट्स, स्टूडेंट एंड टीचर्स। क्या सोचते हैं वो। कुछ सवाल किए हमने उनसे और बहुत अच्छे से जवाब दिया उन्होंने। चलिए फिर देखते हैं कि हमारे पूछे गए सवालों का उन्होंने कैसे जवाब दिया और क्या कहा। द वर्ल्ड वांट्स टू नो, स्पेशली इंडिया वांट्स टू नो कि स्कूलों का क्या होगा और कैसे स्कूल जो हैं वो मैनेज करेंगे। तो लेट्स फाइंड आउट।
लॉकडाउन के बाद जुलाई से स्कूल खुलना ये एक बहुत ही ज्वलंत विषय है इस समय, जिस पर चारों तरफ चर्चा हो रही है। बट बीइंग अ पेरेंट, मेरा भी सभी माओं की तरह ये मानना है कि बच्चों को अभी जुलाई से स्कूल नहीं जाना चाहिए। जब तक हमारा देश कोरोना संक्रमण से मुक्त नहीं हो जाता, कोरोना फ्री कंट्री नहीं हो जाता, तब तक स्कूल नहीं खुलने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बच्चे छोटे हों या बड़े हों, बच्चे बच्चे होते हैं और हर समय घर से बाहर निकलने पर हर जगह एक संक्रमण का खतरा तो बना ही होता है। स्कूल प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी हर समय बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें संभालना, और बच्चों के लिए भी एक बहुत मुश्किल हो जाएगी पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को हर समय इस बात के लिए तैयार रखना, कब हाथ धोने, कब हाथ सैनिटाइज करने। और कभी कभी ऐसा होता है जल्दबाजी में या एकदम से दिमाग से निकल गया कि ये हम नहीं कर पाए, हाथ नहीं धो पाए या हाथ सैनिटाइज नहीं कर पाए, तो हर समय दिमाग में भी ये खतरा बना है। जितना दिमाग हमारा उन बच्चों पे लगा रहेगा कि वो स्कूल में हैं, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, उसी तरह से बच्चों का दिमाग भी पढ़ाई से ज़्यादा अपनी सुरक्षा और अपनी सेफ्टी पे लगा रहेगा। और स्कूल प्रशासन, टीचर्स का ज़्यादातर समय भी इसी पर जाएगा कि बच्चों ने हाथ सैनिटाइज किए, उन्होंने हैंड वॉश किया कि नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की सेफ्टी, सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्कूल जुलाई से नहीं बल्कि कुछ समय बाद खोले जाए, जब ये संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो जाए और सेशन को, पढ़ाई को, सब कुछ रेगुलराइज किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है अगर हम चाहें तो मेरी तो यही राय है कि अभी स्कूल नहीं खुलने चाहिए। Okay, authorities, whether they should open school or not, I think the question should be, are the parents willing to send their children to school today? And on the other side, on the flip side, are the schools willing to take on the responsibility of the children in such circumstances? I would say that, the parents and the teachers and the school has to come together and sensitize the children. That is one of the life skills that we keep talking about, and explain to them, educate their child that these problems are here to stay for some time, and they have to understand that they need to maintain distance and follow the guidelines that are being provided. And only then probably the authorities will be successful in opening schools. दूसरा जो बहुत अहम सवाल था वो ये था कि बहुत सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनसे फ़ीस ना मांगी जाए, और स्कूल अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि भाई फ़ीस नहीं आएगी तो टीचर्स की सैलरी कैसे जाएगी। तो ये बहुत ही डिबेटेबल मुद्दा है, इशू है। सो लेट्स सी व्हाट दीज पीपल से अबाउट दैट, स्पेशली द टीचर्स एंड द पेरेंट्स। लेट्स चेक आउट। See, this is a pandemic situation, and the world, all over the world, is going through a very tough phase, either economically or mentally, in all respect. So I think this time the school should be little patient and have a humanitarian approach. And even the state government has categorically told the schools not to pressurize the parents for fee. And one more thing, there should be no fee hike for the next academic session, that is 2021, and allow the parents to pay the fee on monthly basis or quarterly basis after the when it is convenient for them. But there is the other side of the story also, when the school are saying that they are not able to pay salaries to their teachers, and of course we have to think about them because they are also affected and they have their families to support. So in that case, as we know that every school which is affiliated to CBSE has a reserve fund. They are having a reserve fund and they can utilize it for the pay the salaries of their staff. And even if they say that it is not enough, so I think the government, as it is giving financial aid to other sectors, so they should also give aid to the financial aid support to the education sector also, so that they can so that they can pay salaries to their staff, teaching staff and non-teaching staff. But unnecessarily but putting pressure on the parents while they are going through so many strains. Some of people have not got their salary,
and some have even lost their job. So they are already in so much of mental constraint, and putting them again in other stress is not a very human approach. So government should come forward and should take initiative and should give a financial support to the schools so that they can draw the salary of their teaching and non-teaching staff, rather than pressurizing the parents to pay the salary, pay the fee, which they are not able to do right now, and it is not the right time. So, talking about fee, whether the school should demand fee and the parents shouldn't be paying fee, I think the whole crux of the matter is for both the parties to understand. The problem has just begun, and there has been a lot of hue and cry from the end of the parents for not paying the fee. The reasons have been different, mainly being that, what is the work being done by school or teachers. So the parents firstly need to understand the teachers and the school is working harder than usual because this new normal is here to stay, and they are trying to equip themselves with the latest to be able to reach out to the last child. So at the outset of the problem, if the parents are saying that they can't afford it, it is unbelievable. Yes, as time is moving on and the problem is still there and parents are incurring losses, this is one thing that the school authorities and the parents can sit together and decide, and it should be case by case. It's not that all the parents cannot pay the fee. They have to understand that teachers also have families to feed. The teachers are also working hard. The school has to pay the workers, whether it's the teacher or the school support staff or anyone. Where will the school get its finances if all parents decide that they don't want to pay? But if there is a genuine case, I'm sure they can sit across the table and discuss their financial problems with the authorities and promise on a deferred payment. Maybe they could pay it next year. But outrightly not wanting to pay, I think that's being unfair. Just because their offices are not paying them, but the schools are functional, maybe their offices are not functional. There are some MNCs probably are not paying because certain workers have become redundant. But in this case, the teachers are putting in the effort, more than the effort. They also have families to run. They have their own children to look after. Yet, those teachers have been sitting from 8 in the morning till 2, taking classes, reaching out to the last child. So I think it's for both the parties to sit together and decide on the solution. अगला सवाल हमने उनसे ये पूछा कि कुछ सब्जेक्ट्स एग्ज़ाम बचे हुए थे, बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ मैं, 12th और 10th की। 10th का तो शायद उन लोग ने कैंसिल कर दिया है और एवरेज पे मार्क्स दे रहे हैं, पर 12th वालों का CBSE ने अनाउंस करी है डेट्स फ्रॉम 1st to 15th of July, और ICIC ने भी करा हुआ है अनाउंस। पर सवाल ये था कि क्या ये एग्ज़ाम्स होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त जब कोरोना वायरस के केसेस पीक पे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या स्टूडेंट सेफ हैं? आइए देखते हैं पेरेंट्स और टीचर्स क्या कहते हैं और स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, उनके भी जवाब सुन लीजिए। Well, I don't understand why the CBSE is so adamant about taking the pending papers, while the state board and other boards have cancelled it and given the marks on the internal assessments. But CBSE is has just stuck on one point, that they cannot cancel the paper. Even in the last few days, and the last 2 days, there has been, we have just going through the papers and we knowing from the news and other media reports that the state of Maharashtra has told CBSE that it will not give permission to conduct the paper because Maharashtra is highly affected by the corona and it is not possible and it is very risky to conduct the exams, and they said we cannot give the permission, and they have given the CBSE 2 options, either to cancel the paper or you give the marks on the internal assessments. And so I see the CBSE has not given any, as no reply has come from the CBSE. So who is the sufferer? The child. At the end of the day, the child is the sufferer. Already he is being stuck for the last 2 months.
only for one paper or two paper. There is a simple logic when we tell me what is the I think what the marks has any relevance. Suppose if we say that the child is getting 99%, so is he getting the direct medical seat or engineering seat? Sorry, if until so are you not taking until and he gets qualifies the PMT and JEE. So when even if if he's not able to qualify PMT and JEE, despite the fact he has got 99%, he is not able to get that MBBS seat. So what is the relevance of marks and why you are putting so much stress on the percentage? So I think this CBSE should be little flexible. Now not at this time, especially when it is a pandemic situation, that the children who have totally lost touch with the studies, and to bring them to the study mode is one thing. Other thing is that this tussle between state government and CBSE, there is again uncertainty has come up whether the paper on 11th July or July 1 to 15 will be conducted or not. So the children are in two boats. The paper will be done or not done. So there should be some sensible this approach of the CBSE should be little sensible and mature, and this come with some solid decision that whether they have to cancel the exam or they are postponing it, because children are stressed, and they are stressed and they are totally confused. Now the question on whether board exams should happen or not under the circumstances, well, it's a technical thing, but yet I would want to tell you that the government has given proper guidelines, very thoughtfully thought out guidelines to all institutions. They have made it possible for the children to appear for board exams wherever they are presently, if they've gone to their hometowns. So they have eased out a lot of problems for parents. And I think if this is going to be the new normal, I think it's high time we sensitized our children, as I said earlier. They need to learn these life skills of dealing with problems and adverse situations in life. Other countries like Japan, who have seen tsunamis and stuff, everything has, and the earthquakes that have devastated the whole place, haven't they sensitized their children? Why should we cocoon our children? They should learn to live with this problem. They should be sensitized. They should be, made to understand their own responsibilities. So I'm sure that the board exams should happen, because all precautions and everything is being taken, and parents have to also take on a bit of responsibility, and the children have to be made to understand this is the new normal, and they have to learn to live with such problems in life. See, online study is remedy to a certain extent. We can say that the children who are having the internet facility, laptop, everything, Wi-Fi connection, so it is good for them. So what about the children in the rural areas who are not having even the electricity, who are not having the internet connectivity? This is a far thing, not even the base electricity. How will they study? What about them? So you have to think about them also, and this online study is successful if the government also provide facilities to the rural area, in the rural children to the rural areas, give them a laptop on the subsidized rate, mobiles on the subsidized rates, and make sure the electricity, internet connectivity is there. And the main problem in the rural area is electricity. So unless and until that problem is not solved, how the children are able to study online? So this is a big question. We are thinking only of in the wider picture, in the urban areas where the children have all the facilities. What about the children in the rural areas, in the remote areas? How will they study? So we have to think in a broader perspective and find out and frame the policy and find out the ways how we can how we can facilitate the children in the rural areas.
So because they have also to study, so we have to think about them, and then we can say that online study is a remedy, or it's a successful, or it is good. Because if you say the few people, children who are in the urban areas who have all that, they are getting the benefit, but the children who have no electricity, no internet connectivity, what about them? So we have to think about them. Now the government should do something for them also, so that this online study is made successful. Bas. Like I already mentioned, life has to go on, and we have to learn to live around this problem. How long can we be cocooned inside our homes to stay safe? Online classes are the solution as of now, and actually having gone through this bit, I would say that there have been advantages, and we see the advantages more in the senior classes, because children who are studying right under the hawk eyes of their parents are more receptive. We have found that the attendance is 100%. There have been no behavioral problems, and children are also liking it, and they're able to give more time when we're not wasting their time. So probably that may be a new normal for some senior classes, wherein maybe schools may think that they will partly conduct classes online even when the lockdown goes and things are normal, and they may, for personal connect, they may call the children to school thrice a week, and it could be they could work out maybe 5 days and 1+1 or 3+3, something like that. But is this online teaching a remedy? It's a no, definitely not, and never in the Indian context, where we do believe, as a race, we do believe in personal connect, and there has to be a connect between the teacher and the student, and especially in the junior classes, in the primary classes, where it is very essential to know the child better, the touch and the feel kind of a thing with the child, for the child to learn more. So it will not continue there. And then you have to see it from the parents' perspective also. Most parents, young parents, are working these days. I personally feel they would want their children to leave home. And as it is on a lighter vein, as an educationist, the kind of feedback that we are getting, parents now realize how much the teachers bear with their children, because all sorts of behavioral problem now they get to see firsthand at home under lockdown. So that's in a lighter vein. But yes, working parents will need the schools wherein the children are there for 8 hours away from home, being taken care of by the surrogate mothers. हाय एंड वेलकम टू माय सेक्शन हेल्थ इज़ वेल्थ। जैसा मैं कहती हूँ, हेल्थ है तो वेल्थ है। अगर आप हेल्दी नहीं है तो वेल्दी नहीं है भाई। और इस सेक्शन में आज मैं आपके लिए थोड़ा कुछ हटके लाई हूँ, कुछ डिफरेंट लाई हूँ, क्योंकि ये वर्कआउट हमारे और आपके लिए शायद थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है, पर ये वर्कआउट उन लोगों के लिए है जो डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती है, स्पेशली गर्ल्स। उनका वर्कआउट एक डिफरेंट लेवल का होता है, लेकिन बेसिक जो वर्कआउट होता है उसकी शुरुआत मैंने आपको बताई 3-4 प्रोग्राम्स में। आप जो आम जीवन में जो हम वर्कआउट करते हैं उससे थोड़ा नॉच हायर होता है, और उन लड़कियों के लिए इंस्पिरेशनल है जो कि डिफेंस ज्वाइन करना चाहती है। तो चेक आउट दिस वीडियो, एंड आई एम श्योर उन लड़कियों के अलावा भी आप लोगों को भी ये बहुत इंस्पायर करेगा, because the way these girls work out is amazing, honestly. Check it out. This video is by my friend Usha, Major Usha Shri. She's running an academy at a place in Telangana, and she trains ladies for defense services. So thank you, Usha, for this video. Thank you so much. And you check out this video. Not of a life you can lead, but a one you should have.
don't spend this life doing things. You do things to earn it. This is a life where every day isn't every day. This is the College of Telangana. The most exciting and adventurous life can be unrevealed. Living a life of a prospective officer of the Defence Forces. A life less ordinary. Here's where you begin. The Armed Forces Preparatory Degree College for Women. The TSWRAF PDCW doesn't give you just a bachelor's degree. It takes young girls fresh out of school and turns them into lady cadets and scholar warriors. From super students 24-kilometer run to lessons in team spirit and leadership, it is India's most meaningful undergraduate program. Given 3 years and it will give 3 words to live by. Service before self. That's a life well begun. The Armed Forces Preparatory Degree College. Camaraderie, group dynamics and self-discipline. The college trains you in the ways of an officer. Not only does it sharpen your OLQs, it hones your insights and polishes your intent. The college teaches you to manage time, men, and moment of presence. It turns aspiring soldiers into well-rounded ladies, armed with valor and wisdom, for Telangana and for our own self. The lady cadets are trained for 3 years. To dedicate 10 to 14 years of youthful vigor. To the nation selected as an officer, now you're a graduate. Congratulations! You graduate from India's most exciting college. A uniform, a gun, or the opportunity to be everything you want to be. What next? What are you looking? Hi and welcome to our section entertainment and entertainment. Well, इस सेक्शन में मैं लेके आई हूँ रिव्यूज़ एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज़ होने वाली है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। भाई इस लॉकडाउन के ज़माने में, कोरोना वायरस के ज़माने में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स जो है उन्होंने सोचा हम क्यों पीछे रहें, और इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि कब ये कोरोना वायरस का जो है वो ख़त्म होगा, इन्फेक्शन ख़त्म होगा, कब लॉकडाउन ख़त्म होगा, कब वो फिल्में रिलीज़ कर पाएंगे, उन्होंने एक आइडिया निकाला और वो ये था कि वो अपनी फिल्में यानी फ़ीचर फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन फिल्म हिस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री, दे आर रिलीजिंग अ फिल्म ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. So Gulabo Sitabo is the first film which is being released on digital platform. It's a film by Shujit Sarkar, जिन्होंने पीकू और विकी डोनर, कहानी, ये सब फिल्में बनाई थी, बहुत अच्छी फिल्में थी. And in the same series he has directed this film Gulabo Sitabo. I believe it's based on life of a puppeteer, I think. वेल ट्रेलर से को तो देख के लग रहा है कि बहुत मज़े की फ़िल्म होने वाली है ये, और यू कैन चेक इट आउट.
So watch the trailer and see if you can watch this film. I'm sure you would love to. With two big stars, Amitabh Bachchan and Ayushmann Khurrana. I'm sure you'll love it. So check out the trailer. हमारे एक बात समझ नहीं आ रही है, यहाँ एल्यूमिनियम की हंडिया पड़ी थी, वहाँ मिर्जा की चप्पलें पड़ी थी, यहाँ 2 बकरियां बांध रखी हैं, साला हमारा ही बल्ब मेरा निकालने के लिए। अरे बल्ब ना चोरी हुई, निगोड़ी जायदाद चोरी हो गई। इनकी जायदाद वाली सूरत कहाँ? हाय, वेलकम टू आवर सेक्शन मोटिवेशन। वेल, इस बार मैं आपको कोई कोट नहीं सुनाने वाली हूँ, मैं आपको एक टैलेंटेड पर्सन से मिलवाने वाली हूँ जिसका टैलेंट देख के आप डेफिनेटली मोटिवेट होंगे, डेफिनेटली इंस्पायर्ड होंगे। व्हाट अ टैलेंट! मतलब इस दुनिया में कितने टैलेंटेड लोग हैं बाय गॉड, अगर आप देखने जाओ तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि माय गॉड सच टैलेंट एग्जिस्ट। एंड ट्रूली आई मीन देख के यू आर सो सरप्राइज्ड। So you also check it out, yeah? हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जो जिसपे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? तपस्वियों सी है अटल ये पर। Hi, so with this we come to the end of this episode. आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका प्यार मिलता रहेगा तो डेफिनेटली आई विल मेक बेटर प्रोग्राम्स। सो लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे फिट। बाय बाय, टेक केयर।